पुलवामा हमले के बाद भारत की सख्त वार्निंग से पाकिस्तान डरा हुआ है। इमरान ने पुलवामा हमले में पाकिस्तान का हाथ होने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर भारत ने हमला किया तो इसका करारा जवाब दिया जाएगा। हम स्टेबिलिटी चाहते हैं, ऐसे में हमले की साजिश हम क्यों करेंगे। लेकिन उन्होंने जो बयान दिया है उस बयान के क्या कुछ मायने निकाले जाएं, क्या ये घबराहट है, बौखलाहट है, जो बार बार पाकिस्तान की तरफ से हमेशा ये कहा जाता है कि सबूत दिए जाएं, सबूत दिए जाएं, और जब सबूत दिए जाते हैं तो कुछ भी नहीं किया जाता है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए 4 खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ रविंद्र सचदेव मौजूद हैं, फॉरेन एक्सपर्ट। इसके साथ ही प्रिया चौधरी, लीडर हैं बीजेपी की, मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। अवधेश कुमार साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और इसी के साथ ही रंजीत कुमार साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट, मेरे साथ मौजूद हैं। और मेरे नुमाइंदे सैयद तजम्मुल इस्लाम श्रीनगर से जुड़ गए हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुरुआत प्रिया मैं आपसे करना चाहूंगी। इमरान खान का ये जिस तरह का बयान सामने आया है, किस तरह से देखते हैं? एक जो उन्होंने खास बात जो कही है रिटेलिएट करने की, कि अगर हिंदुस्तान कुछ भी करता है तो अगर हम सोचेंगे नहीं बल्कि रिटेलिएट करेंगे ही, तो ये घबराहट देख रही हैं, बौखलाहट देख रही है पाकिस्तान की, किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? जहां तक उन्होंने जवाबी कार्रवाई के बारे में बात करी है तो मैं ये कहूंगी कि अगर किसी बच्चे को भी हम मारते हैं तो बच्चा भी कहता है कि मैं तुम्हें वापस मार सकता हूं। लेकिन साफ तौर पर यह घबराहट है प्रधानमंत्री के बयान के बाद, और आज जो सेना ने अपने वक्तव्य रखा है उसके बाद, और अभी तक जो हम ये बात कर रहे थे कि कश्मीरी भटके हुए कश्मीरी ने इस हमले को अंजाम दिया है, लेकिन आज कल जो सेना ने कार्रवाई करी और उसमें पुलवामा हमले के जो मेन सरगना थे, उन 2 लोगों को, पाकिस्तानी नागरिक थे वो, उन 2 लोगों को मार गिराया गया। तो अब सीधा अटैक जब पाकिस्तान के ऊपर होता दिखाई दिया तो वो इस बात पर आ गए हैं, उनके अंदर घबराहट आ गई है कि अब कोई बड़ा फैसला या सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़ा कोई एक्शन शायद सरकार ले ले। जैसा कि आपने सुना भी उनके भाषण में, उन्होंने कहा, इस वीडियो क्लिप में उन्होंने कहा कि भारत में इलेक्शन आने वाले हैं, तो साफ तौर पे सरकार पे तो एक दबाव है ही कि इस चीज का बदला लिया जाएगा। जिस तरह से लोग सड़कों पर उतर गए हैं, लोगों की एक ही मांग है कि हमारे जवानों का बदला लिया जाए, और वो पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को खत्म करके ही लिया जा सकता है। पाकिस्तान के आवाम के साथ तो कोई दुश्मनी हमारी है नहीं, तो घबराहट के तौर पर ही इसे देखा जाएगा। जिस तरह की उन्होंने बयानबाजी करी और जितना ये वीडियो क्लिप उन्होंने जारी किया, इसमें कम से कम भी 20 से ज्यादा कट लगे हुए हैं, तो बहुत एडिट करके, बहुत सोच समझ के इसको रिलीज किया गया। उसके बावजूद इसमें घबराहट दिखाई दी। जी अवधेश जी, आप किस तरह से इसको देख रहे हैं? कई बातें जिस तरह से इमरान खान ने कही हैं कि भाई इल्जाम हमारे ऊपर लगाया गया है, आप खुद ही जज, खुद ही सब कुछ आप हो गए, और आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमने इस तरह से किया। अगर आपके पास कोई सबूत है, कोई आपके पास कोई इंटेलिजेंस इनपुट था या जो भी है वो आप हमें मुहैया कराएं, हम कार्रवाई करेंगे। तो सवाल इसमें यह उठता है कि इससे पहले जब मुंबई 26/11 हुआ था तब तो हमने डॉजियर के डॉजियर सौंपे थे, उसमें क्या किया गया? नहीं, इमरान खान तो ऐसे बोल रहे थे जैसे कोई पहली बार कोई घटना हुई हो, पहली बार भारत की ओर से आरोप लगा हो। वो कह रहे हैं कि एक बदला हुआ पाकिस्तान है, पता नहीं कैसा बदला हुआ पाकिस्तान है। जब जैश-ए मोहम्मद ने हमले की जिम्मेवारी ली है तो जैश-ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर कहां है, जैसे मोहम्मद का प्रमुख कौन है, और जो गाजी रशीद मारा गया है उसके बारे में दुनिया भर की इंटेलिजेंस को पता है कि वो मुजाहिदीन के तौर पर अफगानिस्तान में लड़ा था। वो पीओके में ट्रेनिंग देता था। जब मसूद अजहर के भांजे और भतीजे आए हम मारे गए थे, उसके बाद उसको बदले के लिए भेजा गया था, इसकी साजिश पाकिस्तान में रची गई, वो आया है। उनके शब्द यह है कि एक्शनेबल इंटेलिजेंस है तो दीजिए। अभी एक्शनेबल इंटेलिजेंस क्या होता है और अनएक्शनेबल क्या होगा? देखिए, जो कुछ भी इमरान खान ने कहा है वो बिल्कुल आपत्तिजनक है, और मैं तो यही कहूंगा, अगर पाकिस्तान के लोग सुन रहे होंगे, कि आप चिंता मत करें। इस बार अगर कोई युद्ध होगा तो ऐसा नहीं होगा जिसको खत्म करने के लिए आपको चिंता करनी पड़े, क्योंकि भारत को पहले से जो 4 काम थे वो करने हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो है 4 दिन 10 दिन युद्ध लड़ लेंगे और वहां से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। और ठीक कह रहे हैं कि 70,000 लोग उनके मारे गए हैं, लेकिन इसलिए मारे गए हैं कि उसको आपने स्वयं पैदा किया है। आपके पैदा किए हुए भस्मासुर आतंकवादी हमको मार रहे हैं, आप भुगतिए।
अब जो भारत के पास जो कार्रवाई है, 15 अगस्त 2016 को प्राइम मिनिस्टर ने लाल किले से बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान का नाम लिया था। पता नहीं उस फ्रंट पर हुआ या नहीं हुआ। हमारी भूमिका बहुत अब साफ होने वाली है। पीओके और गिलगित बल्तिस्तान में जो असंतुष्ट और विरुद्ध लोग हैं जो दुनिया में हैं, उनको हम ज्यादा से ज्यादा मदद करेंगे। हिंसा छोड़ के जितना वो नॉन वायलेंट मूवमेंट कर सके उनमें पैसा लगाना होगा, भारत लगाएगा। बलूचिस्तान के मूवमेंट को जितना हमको ताकत देनी होगी हम देंगे। जियो सिंध के मूवमेंट के देंगे, खैबर पख्तूनख्वा में देंगे। और भारत की पूरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान को 4 भागों में तोड़ दिया जाए। आप हमारे कश्मीर में जो करना है करते रहिए। इसलिए अब का जो युद्ध होगा ना जी, उसमें हमको मोर्चेबंदी जो करनी है उनको तय करना है कि हम इसको कैसे झेलेंगे। बस ये उनको आज समझ लेनी चाहिए और रिटेलिएट करेंगे। रिटेलिएट करिए आप जी। अभी तक जो बात है। मैं एक लाइन और बोलना चाहता, देखिए अभी तक जो युद्ध हुआ ना, संजोग से वो निर्णायक लेवल पर नहीं गया। 1948 में दूसरे प्रकार का युद्ध था, कश्मीर को लेकर के खत्म हो गया। 1965 में हमने तो लाहौर तक लांग दिया था, लेकिन ताशकंद में बुलाने के बाद वो खत्म हो गया। 1971 में हम जब गए तो वो भी हमारी परिस्थिति थी, लेकिन शिमला समझौते में उनके कारण, उनके गिड़गिड़ाने के कारण टाल दिया। और 1999 का युद्ध जो था उसमें हमने सीमा पार नहीं किया था। इस बार जो कुछ भी होगा वो उन चारों से लिए गई सीख के आधार पर, और फिर वैसा होगा कि पाकिस्तान के लिए उठ के खड़ा होना मुश्किल होगा। जाहिर सी बात है। और मैं आपके पास आऊं रविंद्र जी, इससे पहले तजम्मुल जो हमारे नुमाइंदे हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। खासतौर पे तजम्मुल में बात आपसे जो लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लन ने जो बात कही है, मैं उसको लेकर आपसे बात करना चाहूंगी कि ये कहा गया है, एक अपील अभी भी फौज की तरफ से की गई है कि जिन भी कश्मीर के नौजवानों ने हथियार उठाए हुए हैं अभी भी उनके पास वापसी का रास्ता है। और खास तौर पर माओ से ये अपील की गई है कि वो सामने आए, अपने बच्चों से दरख्वास्त करें, अपील करें कि वापस आ जाएं। लेकिन अगर इस सब के बावजूद भी वो वापसी का रास्ता नहीं अपनाते हैं, हथियार ही उठाते हैं, तो फिर एक ही रास्ता है कि उनको एलिमिनेट किया जाएगा, यानी उनको खत्म किया जाएगा। अब बिल्कुल उस पर आकर खड़ी हो गई है फौज, जिस तरह से अभी जो हुआ है। किस तरह के रिएक्शंस फिलहाल देखने को मिल रहे हैं इसको लेकर? देखिए बुशरा, जब फौज के ऑफिसर ने आज एक बार फिर माओ से, बहनों से और उसके बाद जो भी अफराद खाना है उनसे अपील की कि अपने बच्चों को आप वापस लाएं, और ये जो रास्ता है तशद्दुद का, ये किसी भी मसले का हल नहीं है। और जो भी आपके मामलात होंगे उनको मुझे बताएं कि एक 15 बरस के 16 बरस के लड़के को कॉलेज तक ले जाने के लिए किन लोगों ने अपना असर रसूख इस्तेमाल किया। क्या हमारे मेन स्ट्रीम लीडरान ने अभी तक इस तरह की कोशिश की, सिवाय उमर अब्दुल्ला के? जब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ सांझी सरकार में वज़ीर आला के तौर पर रहे तो उन्होंने कोशिश की कि रिहेबिलिटेशन पॉलिसी का नाम देकर जो लोग भी, जो युवा भी कश्मीर से सरहद के उस तरफ चले गए हैं और मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेंटर्स में काम कर रहे हैं, उनसे अपील की गई कि वो अपने फैमिलीज़ के हमरा वापस आ सकते हैं। और बड़ी तादाद में ऐसे अफराद, चाहे वो हमारे काठमांडू के रास्ते से आए या पासपोर्ट के ज़रिए आए, बड़ी तादाद तकरीबन 500 से ज़ायद फैमिलीज़ ऐसी हैं जिन्होंने वापसी की और आज अपना रोज़मर्रा का काम कर रहे हैं। हालांकि उन्हें सियासी मामलात भी हैं, कुछ मुश्किलात भी हैं। और यही अपील जब आप ऑपरेशन ऑल आउट 1, ऑल आउट 2 चला रहे हैं, उस वक्त चूँकि रियासत जम्मू कश्मीर में उस वक्त मकबूल सरकार थी, रियासत में पॉपुलर गवर्नमेंट थी, उस वक्त भी अगर रियासत जम्मू कश्मीर में फ़ौज ने 12 अपील की कि जो लोग इस मिलिटेंसीज के तशद्दुद को छोड़कर मेन स्ट्रीम में वापस आना चाहते हैं और ये रास्ता आपको कहीं पे नहीं ले जाएगा, लेकिन फ़ौज ने देर सवेर से ही जिस तरह से अपने कॉरिडोर से आज अपील की और साफ तौर पर उन युवाओं को खासकर अपील की कि जो 15 साल 16 साल बीटेक, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी में पढ़ रहे हों, उसके बाद मिलिटेंसी का रास्ता चुनते हैं, उनसे अपील की गई कि वापस आएँ। एक नेक कदम है और नेक ख्वाहिशात इसलिए इसको साथ मिलनी चाहिए कि अगर अफराद खाना जो है, जिस घर से एक मिलिटेंट जो है स्कूल कॉलेज बैग छोड़कर मिलिटेंसी की सफ़ों में शामिल होता है, तो ज़रूरी है कि उसके वालिदैन, उसके रिश्तेदारों, गाँव वालों और कस्बा में जो भी बुजुर्ग लोग हों, उनकी वहाँ चलनी ज़रूरी है। यानी आज का युवा जो है कश्मीर का, हमने देखा होगा कि कल भी जब हम पिंगलन इनकाउंटर साइट पे खुद मौजूद थे, हमने देखा कि बड़ी तादाद में जो
छोटे छोटे लड़के थे, हाथों में पत्थर लेकर सिक्योरिटी फोर्स पर पथराव कर रहे थे। गालिबन इसका मकसद ये हुआ कि आज का युवा जो है ये इन अपीलों को बहुत ज्यादा सुनता है, लेकिन अमली तौर पर इसमें अभी तक इकदाम जो है नाकाफी बताए जाते हैं। लेकिन फौज ने जिस तरह से आज बादामी बाग बेस कैंप से अपील की है, उम्मीद करते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो वापस आना चाहते हैं। जैसे आपको बुशरा याद होगा, अनंतनाग से एक फुटबॉलर, स्टार फुटबॉलर लोकल जो था, उससे बाद में उस वक्त के एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस मुनीर अहमद खान ने कहीं ना कहीं से घर वापस लाने में कामयाबी हासिल की। बहुत सारे बच्चे, चाहे वो सोपोर, संभल और उसके अलावा शहर श्रीनगर, गांधरबल इलाके से कई एक बच्चे थे जो मिलिटेंसी में चले गए थे। बाद में सोशल मीडिया पर जब वीडियोस वायरल हुए, उनके वालिदैन की तरफ से कई लोगों ने घर वापसी की। उम्मीद की जाती है कि जिस सख्त अंदाज के साथ, शिद्दत के साथ जिस तरह से ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है, जब फौज के आला अफसर इस तरह से अपील करते हैं दोनों आईजीपीज की मौजूदगी में, चाहे वो सीआरपीएफ का हो या जम्मू कश्मीर पुलिस का हो, यह रायगा नहीं होगा। मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारा कंट्रीब्यूशन जो है यहाँ की मेन स्ट्रीम लीडरों को भी इस तरह की अपीलों में आगे आना चाहे, ताकि हमारी जानें जो है तलफ होने से बचाई जा सकें। और जिस तरह से हालात में ये मिलिटेंसी मारे जाते हैं, आपने देखा होगा कि जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और जो रिलीजियस लीडर्स हैं, उन सबको भी सामने आकर इसमें अपना रोल निभाने की जरूरत है। तजम्मुल, आप मेरे साथ बने रहिए। रविंद्र जी, मैं फिर से इमरान खान के बयान पर आना चाहूंगी। जिस तरह के उन्होंने बयान दिए हैं, हमेशा से ही रहा है कि जब भी पाकिस्तान को सबूत सौंपे गए हैं, हमेशा उसने इनकार किया है। उसने ना हाफिज सईद पर किसी तरह की कोई कार्रवाई की थी, ना असद मजूर पर लग रहा है कि किसी तरह की कोई कार्रवाई की जाएगी। जैश ए मोहम्मद का जो हेडक्वार्टर है भागलपुर में है, सबको पता है। सवाल ये उठता है कि जब आप इनको पालते हैं, तब आपको इसकी सुध नहीं होती है। जब किसी मुल्क में जाकर आपके पाले हुए दहशतगर्द वहां पर उनके जाबाज जवानों को मारते हैं या दूसरी तरह की एक्टिविटीज करते हैं, और जब आपसे कहा जाता है कि आप देखें आपके मुल्क में क्या हो रहा है, तो तब आप इस तरह के बयान देते हैं और कहते हैं कि आप नया पाकिस्तान बना रहे हैं। कौन सा नया पाकिस्तान है ये? सही बात, कौन सा नया पाकिस्तान है? वी विश देम ऑल द बेस्ट फॉर अ रियल नया पाकिस्तान, एक्चुअली जेन्युइन हो, अच्छा हो, प्रोग्रेसिव हो। बट यस, इनकी जो स्टेटमेंट है कि हम रिटेलिएट करेंगे, अभी सॉरी, जैसे मेरे से पहले पैनलिस्ट कह रहे थे कि वो तो कोई भी कहेगा, उसमें कोई मतलब अगर हम करेंगे तो ऑब्वियस, चाहे वो बोले ना बोले, दूसरी पार्टी तो रिटेलिएट तो करेगी ही, जाहिर सी बात है। तो बोलेगी ऑब्वियस की इस ऑब्वियस थिंग एज एनीथिंग। हां, दे वुड नॉट सिट एंड वॉच। हाँ जी, कोई नहीं, ये तो ह्यूमन फितरत है, तो जाहिर सी बात है। बट जहां तक बात रही इमरान खान की, देखिए इस समय पाकिस्तान एक्चुअली कुछ हद तक बेहतर सिचुएशन में है जियोपॉलिटिकली। पर उससे पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जो अभी पहले बात हो रही थी कि पाकिस्तान के जो 4 प्रोविंसेस में या 4 हिस्सों में बांटने का हमें एफर्ट्स करने चाहिए, प्रोपेगेंडा करना चाहिए, डेफिनेटली यस। और स्पेशली हमारा जो पीओके है, ये जो रीजन है, यहां से अब चाइना का कॉरिडोर जा रहा है, और ये फिर पीओके नहीं रहेगा, ऑक्यूपाइड नहीं रहेगा, फिर तो पाकिस्तान ही हो जाएगा ये। हमें इसको प्रिवेंट करना है, जो सीपेक कॉरिडोर है, जितना हम कर सके वहां पर। और बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंस को प्रमोट करना है हमें, डेफिनेटली यस। तो ये चीजें प्रेशर करेंगे। बट पाकिस्तान इस समय एक्चुअली थोड़ी एडवांटेजेस सिचुएशन में है 6 महीने पहले के मुकाबले। एक तो अफगानिस्तान के चलते अमेरिका पाकिस्तान साथ एंगेज होना चाहता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में रोल प्ले करे, वहां उसको हो रहा है। सेकंड, चाइना का तो पाकिस्तान फुल क्लाइंट स्टेट बन गया है, ठीक है, तो चाइना से उसका चल रहा है सारा। तीसरा, सऊदी अरेबिया से भी इनफैक्ट अच्छे रिलेशंस हैं, और इस समय बहुत ज्यादा, इस प्रिंस के बाद प्रिंस ने तो कह दिया मैं आपका एम्बेसडर हूं आपका जी। और सऊदी को इंटरेस्ट इसलिए भी है क्योंकि सऊदी को ईरान को लेकर के जो है वो पाकिस्तान का फायदा उठाना चाहते हैं ईरान के साथ में। तो ये सिचुएशंस हैं। बट एक अलग सी चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा इस वक्त, वो ये है कि ठीक है, अभी हम जो भी मिलिट्री फोर्स एक्शन स्ट्राइक्स होंगी हमारी, वो तो हमारी लीडरशिप डिसाइड करेगी फॉर द मैक्सिमम इम्पैक्ट। पर इस समय पेरिस में एक मीटिंग हो रही है जो कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की है। उसका मैं छोटा सा बैकग्राउंड दे दूं। ये टास्क फोर्स है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग का दुनिया भर में बैंकिंग को प्रिवेंट करने में काम करता है। इसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है अभी फिलहाल। अगर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में कर देती है, कि मतलब पाकिस्तान की जो बैंकिंग है वहां पे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस और टेररिस्ट के बैंक अकाउंट्स हैं जो पैसा ट्रांसफर वगैरह करते हैं, वो बंद होने चाहिए। बेसिकली ऐसा KYC है हमारा, नो योर कस्टमर, इंडिया में बैंकिंग। तो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर के ये टास्क फोर्स बार बार पाकिस्तान से कह रही है, और इस समय रिव्यू चल रहा है। अगर पाकिस्तान कंप्लायंस नहीं करता है तो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। ब्लैक लिस्ट का मतलब मैं थोड़ा सा बता दूं, इसका मतलब वो पाकिस्तान की सारी बैंकिंग बंद। पाकिस्तान अपने देश के अंदर से पैसे बाहर नहीं बेच पाएगा,
बाहर के जो आज सऊदी की डील्स हो रही है इन्वेस्टमेंट, कोई एक पैसा अंदर नहीं आ पाएगा। विद इन 10 days पाकिस्तान विल बी इन टोटल क्राइसिस। अच्छा, पर बात ये जो टास्क फोर्स है ये अभी रिव्यू कर रही है पेरिस में, फिलहाल के समय इनको फिर एक और मीटिंग करनी, आई थिंक मई के महीने में, और फाइनली इनको अगस्त या सितंबर में डिसाइड करना है कि पाकिस्तान ने कंप्लायंस फुल्ली करी कि नहीं करी, या ऐसे ब्लैकलिस्ट करें या ग्रे से व्हाइट में करे। पाकिस्तान टाइम मांग रहा है। हमें जो करना चाहिए हमारी लीडरशिप को, और कर रही है इसे बहुत एग्रेसिवली, कि इस टास्क फोर्स से कहें ये जो आपकी अभी मीटिंग हो रही है ना इन 3-4 दिनों, इसी में डिसाइड कीजिए आप। बहुत हो गया, डिसाइड नाउ। अगर आपको दिख रहा है कि कंप्लायंस में नहीं है, टाइम देने की और जरूरत नहीं है। ऑलरेडी इसका मतलब टेरर ग्रुप्स चल रहे हैं, सबको पता है। आप इनकी इनको ब्लैक लिस्ट कीजिए। देखिए विद इन 10 days हमें आर्म स्ट्राइक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अदर देन द फैक्ट वी वांट एन आई फॉर एन आई, बट ये अगर हम सक्सीड हो जाएं, चाहे चांस कम है, बट हमें पूरा प्रयास करना चाहिए इस वक्त। जाहिर सी बात है। और क्या आपको ये भी लगता है रंजीत जी कि जिस तरह का बयान सामने आया है, एक तरह से हम ये देख रहे हैं कि एक आवाम जो है पाकिस्तान की, वो भी सोच रही होगी कि लगातार वो हिंदुस्तानी मीडिया को देख रही है, लगातार ये देख रही है कि किस तरह की बातें कही जा रही हैं, चाहे वजीर आजम की तरफ से कहा जा रहा हो, लगातार ये भी कहा जा रहा है कि भाई बदला लिया जाए और ये बताया जाए कि उन्होंने अगर हमारे इतने जवानों को मारा है तो हम भी इसका बदला किस तरह से लेंगे। तो दोनों तरह की बातें कही गई हैं इमरान खान की तरफ से। एक तरफ अपने आवाम को भी साधा है कि अगर वो करेंगे तो हम उसकी जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, दूसरी तरफ एक तरह से ये भी एक डर भी दिखाने की कोशिश की गई है कि इकोनॉमिकली जितना वीक है फिलहाल पाकिस्तान, वो किसी भी तरह से ये अफोर्ड नहीं कर सकता है कि उसके यहां जंग हो। बुशरा जी, आज जो कॉन्फ्रेंस किया इमरान खान साहब ने, तो उसमें कोई ऐसी कोई अनहोनी बात नहीं कही, ऐसा ही उम्मीद थी सबको जी। ठीक है, इससे ज्यादा कि वो आएंगे कहेंगे ऐसा हमने कुछ नहीं किया है, इस तरीके के ही बात होंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। देखिए, मूल बात समझनी है हमारे को। मूल बात हमको ये समझनी है कि पाकिस्तान में जो सियासी लोग हैं, जो बड़ी पोस्टों में हैं, वो किसके सियासत से बनते हैं? वो दहशतगर्द जो वहां के लोग हैं, वही लोग उनको अपॉइंट करते हैं, वही लोग पीछे से बैकअप करते हैं, वही लोग, चाहे वो मिलिट्री में हो हेड ऑफ, या वो पॉलिटिकल पोजीशन पे हो। एक बात। दूसरी बात कि जब हमारे यहाँ राजनीति होती है, हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि हम 2 दिन पहले के प्राइम मिनिस्टर साहब के जानिब से कि कठोर कदम उठाएंगे। ये 2 दिन पहले क्यों? क्या हम ये पाकिस्तान की स्थिति, क्या ऐसा हुआ कि ये 40 लोग जो हमारे शहीद हुए, इनके बाद हमें ये एहसास हुआ कि हम ये लोग ऐसे हैं? क्या पाकिस्तान का रूपरेखा ऐसी हमको अब पता लगी है? हाँ, ये बात मैं मान सकता हूँ कि पाकिस्तान में के खिलाड़ी रहे हैं इमरान खान साहब, वो जरूर इस तरीके के 10 चले गए, 20 चले गए, ऐसी वाली चीजें सोच रहे होंगे, क्योंकि वो खिलाड़ी रहे। लेकिन मोदी जी क्या खिलाड़ी थे? मोदी जी खिलाड़ी नहीं थे। मोदी जी नेता हैं, देश के नेता हैं। उन्होंने तो चुनाव से पहले ही कहा था, 2014 में उन्होंने कहा था ना कि एक सर के बदले 10 सर। तो क्यों नहीं हुआ 10 सर? पहली चीज। ये मैं बड़ी परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं आपका, मैं वही कह रहा हूं कि जो पाकिस्तान में के जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर मैं वही पॉइंट पे आ रहा हूं कि वो होना ही था, यही ऐसा ही भाषण वो देते और ऐसे ही पीसी वो करते, लेकिन हम अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं जी। एक दूसरी बात कि जब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हो, हाँ, युद्ध के लिए हमारी टीम में राफेल हो, अच्छे कमांडर हों, अच्छी आर्मी हो, अच्छे एयरफोर्स हों, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है राजनीतिक इच्छा शक्ति। ठीक है, नैतिक आपका कितना वो विल पावर है कि आप युद्ध करने के लिए हैं, और ये दोनों देश में अगर होगा तो ये हो जाएगा जी, कोई रोके नहीं रुक सकता। लेकिन अवधेश जी, ये भी तो कहा जाता है ना कि जंग तो किसी मसले का हल नहीं है, जंग तो खुद एक मसला है, क्योंकि अगर जंग होती है तो खून तो दोनों तरफ से बहता है। अगर जो लोग शहीदों को लेकर अभी खराज अकीदत पेश कर रहे हैं, या उनके घर वालों के तई वो गम का इजहार कर रहे हैं, या उनके साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं, अगर वही लोग जंग की बात करते हैं, तो क्या ये उन्हीं परिवारों के साथ फिर से नाइंसाफी नहीं है? देखिए नहीं, लेकिन एक सवाल यह है
कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसी शांति है कि नए सिरे से जंग शुरू करना है? अगर युद्ध विराम जिसको बोलते हैं उसका उल्लंघन साल में 300, 400, 500 बार हो रहा है, तो एक युद्ध तो चल ही रहा है। दूसरा एक छद्म युद्ध है, जिसको मतलब आप वहां से आतंकवादी बनाते हैं, भेजते हैं, वहां से किसी प्रकार से हवाला से फंड भेजते हैं, आप वहां से गोला बारूद भेजते हैं, तो एक वार चल रहा है। जितना वार में खर्च हो रहा है वो हमारा खर्च तो हो ही रहा है। और तीसरी बात यह है कि हमारे हाथ में नहीं है कि जंग हो या नहीं हो। पाकिस्तान को पिछले लंबे समय से जितना भी वक्त दिया जा सकता था वो दिया जा चुका है। भारत के प्राइम मिनिस्टर तो यहां तक कि एक उनके फोन पर जब अफगानिस्तान से लौट रहे थे तो 25 दिसंबर 2015 को उनके घर तक चले गए, नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर थे। तो उससे ज्यादा क्या किया जा सकता था? पठानकोट में जब नवाज शरीफ ने कहा कि हम कार्रवाई करने के लिए तैयार है, थोड़ा सा उन्होंने दिखाया तो उनके इंटेलिजेंस को हमने वहां तक जाने दिया था। और उसके बाद वहां क्या हुआ? इसलिए जंग जो है हमारे, अगर जंग मजबूरी है तो कोई चारा ही नहीं है। आपके सामने ऐसा पड़ोसी खड़ा है जो बात से समझने को तैयार नहीं है, जो अपने सामने ऐसे सांपों को पाल रखा है जिसको अगर नहीं मारा गया तो हमको भी काटेगा, पता नहीं कितने काटेगा और कितने को पैदा करेगा। इसलिए जंग जब होगी तो दोनों तरफ से होगी, क्षति दोनों तरफ से होगी, लेकिन सवाल है कि इसका चारा क्या है इसके अलावा। और ये जंग जब होगी तो उसमें चीन भी इन्वॉल्व होगा, जो रविंदर जी कह रहे थे, क्योंकि चीन का जो इंटरेस्ट इस समय पाकिस्तान में हो गया है, पूरा पीओके से लेकर के जो उनका सीपेक है। तो लेकिन अवधेश जी ये सवाल भी उठता है कि चाइना पर हम उस तरह का दबाव बनाने में नाकाम क्यों रहे हैं? कैसे रहे? चाइना पर हम क्यों नहीं 73 दिनों देखें तो आप मसूद अजहर की अगर बात करते हैं तो इंटरनेशनल टेररिस्ट अगर उसको डिक्लेयर करना है तो उसमें सबसे बड़ा अड़ंगा तो चीन ही है। चाइना ने दो बार रोका, एक बार वीटो कर दिया, लेकिन भारत को सफलता मिली ना। जब हमारे प्रस्ताव को रोका तो फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका तीन मिलकर उस प्रस्ताव को लाए। ये भारतीय डिप्लोमेसी की विक्ट्री थी कि हम तीन ला रहे हैं। रूस भी चाहता था, लेकिन रूस अभी जरा बीच का खेल खेल रहा है, इसलिए वो नहीं चाहता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि इस दुनिया भर में भारत ने इनको एक्सपोज किया। अभी जो रंजीत जी कह रहे थे कि आज ही कैसे प्राइम मिनिस्टर ने कब कहा कि हम पाकिस्तान के प्रति सॉफ्ट हैं? 2016 से भारत का एक स्टैंड यही है। 311 मिलिटेंट्स या टेररिस्ट जो है रिकॉर्ड संख्या में 2018 में मारे गए हैं। 221 जो है मारे गए थे, 222 मारे गए थे 2017 में। ऑल आउट चल रहा है। बारामूला जो जिला था वो पहली बार 1990 के बाद आतंकवाद मुक्त हुआ है इसी लड़ाई से। तो इसलिए हम कभी ढीला, लेकिन भारत की एक नीति में गड़बड़ी जरूर रही है, मैं मानता हूं, शुरू से रही है कि कभी हम भावुक हो जाते हैं, फिर उसके बाद जब पाकिस्तान कुछ करता है तो कड़ा होते हैं, फिर लगता है कि शायद ये सुधर गया, हम भावुक हो जाते हैं, फिर समझौते, फिर हम हो जाते हैं। ये जो है इससे उबर के संकल्प शक्ति के साथ फिर वो काम करना है। नहीं, हमको अभी युद्ध नहीं लड़ना है, हमको तो उनको तोड़ देना है। बिल्कुल, वो अपने अंदर की युद्ध से निपटे कि कश्मीर में उनको हस्तक्षेप करने की स्थिति ही ना रहे उनकी। जी प्रिया जी, लेकिन ये भी देखने वाली बात है कि जब हम पत्थरबाजों के ऊपर से केस वापस लेते हैं या फिर रमजान के महीने में सीज फायर किया जाता है तो ये भी तो एक सॉफ्ट रवैया ही है। और क्या आपको नहीं लगता कि ये अभी जो लड़का आदिल जो है जिसने तमाम चीजों को अंजाम दिया है वो भी पहले एक पत्थरबाज ही था? और अगर हम बात करते हैं सीज फायर की, अगर हम बात करते हैं जो रमजान में किया गया वो एक तरफा सीज फायर थी, दूसरी तरफ से हमेशा मिलिटेंट्स की तरफ से लगातार अटैक जारी रहे। तो ये नहीं लगता आपको कि इस तरह के सॉफ्ट कॉर्नर भी अब अपनाने बंद करने पड़ेंगे और एक तरह से बताना पड़ेगा कि अब आर और पार है? रमजान में सीज फायर उस देश की तरफ से थी जो पूर्णतः इस्लामिक देश है, तो विश्व पटल पर किसकी छवि खराब होती है ये भी हम लोग देख रहे हैं। और आजकल सोशल मीडिया पे सीज फायर तो हमने की थी ना। मैं एक चीज बताना चाहूंगी, आजकल सोशल मीडिया पे एक बहुत अच्छा मैसेज चल रहा है कि आज का पत्थरबाज कल का आतंकवादी ना बन जाए, इसलिए अभी से हमें पत्थरबाजों के लिए भी स्ट्रॉन्ग कदम उठाने पड़ेंगे, जिसपे महबूबा मुफ्ती हमेशा ये कहते हुए दिखाई देते हैं, या कश्मीर के तमाम जो नेता है ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि ये लोग बच्चे हैं, भटके हुए। राजनाथ सिंह ने खुद कहा था, राजनाथ सिंह ने खुद कहा था ये भटके हुए नौजवान हैं। बिल्कुल, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा था भटके हुए नौजवान हैं। अभी आपने ये सवाल किया कि पत्थरबाजों को छोड़ दिया जाता है, वो छोड़ने की पहल भी इसीलिए की जाती है कि ये भटके हुए हैं तो इन्हें वापस घर बुलाया जाए, इनकी अच्छी तरह से घर वापसी कराई जाए, इन्हें मेन स्ट्रीम में लाया जाए। लेकिन ये पाकिस्तान समर्थित जो आतंकवाद है, पाकिस्तान ने एक नई तरह की स्ट्रेटेजी पर काम करना शुरू किया। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है, लगभग 10 साल का उसका हम आकलन कर सकते हैं कि
कश्मीर के ही नौजवानों को, यानी कि उसी देश के उन्हीं नागरिकों को उनके खिलाफ कर दिया जाए। इसीलिए ये घटनाएं इस तरह से प्रखर होती दिखी हैं। अपने वहां से आतंकवादी भेजने पे वैश्विक स्तर पे उसकी भी छवि खराब होती है। और अगर एक वर्ल्ड सिनेरियो की भी हम बात करें तो जैसे जैसे हमारे रिलेशन अमेरिका के साथ प्रगाढ़ होते दिखाई दिए, वैसे वैसे चाइना के साथ पिछले कुछ सालों में देखेंगे तो रिलेशन परवान चढ़े हैं। तो वो चाइना का, पाकिस्तान का, भारत का, अमेरिका का, फिर रशिया का न्यूट्रल हो जाना, कहीं ना कहीं बहुत सारी रणनीति इसके पीछे काम कर रही है, जिसकी वजह से भी एक्सपोज करने में, एकदम से एक्सपोज वो ना हो। पाकिस्तान अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, भारत अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। नहीं, मैं रविंद्र जी, क्योंकि वो फॉरेन एक्सपर्ट हैं और शायद इन चीजों को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या आप प्रिया की बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं कि चाइना को लेकर जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो मजबूत हुई है? डेफिनेटली मजबूत हुई है, पर और मजबूत हो सकती है। इनफैक्ट एक स्पेसिफिक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा जो इस समय मेरे हिसाब से सजेशन है हमारा। एक तो हमारा सजेशन टास्क फोर्स का जो पेरिस में है इस समय। महबूबा मुफ्ती का ट्वीट सामने आ गया है और वो एक तरह से उनके तई हमदर्दाना एक बयान देती हुई, ट्वीट करती हुई नजर आई हैं। उनका ये कहना है कि इमरान खान को एक मौका दिया जाना चाहिए क्योंकि वो नए हैं, क्योंकि वो अभी वो पाकिस्तान के कुछ दिन पहले ही वो वजीर आजम बने हैं और इसलिए उनको एक मौका दिया जाना चाहिए। रविंद्र जी, किसको खुश कर रही हैं महबूबा मुफ्ती? देखिए, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को खुश कर रही होंगी या पॉलिटिकल जो भी कर रही होंगी। मैं उस टॉपिक से मैं ये वक्त यूज करना चाहता हूँ एक और पॉइंट रखने के लिए, ठीक है? ये तो डिबेट चलता रहेगा महबूबा जी क्या कर रही हैं एटसेट्रा। मैं कुछ एक्शनेबल स्टेप्स आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इसका इम्पैक्ट होता है। आप देखिए ना, कश्मीर एक ऐसी जगह है जहां पर वहां की दो रीजनल पार्टीज हैं। अभी वो हुकूमत में थी, अभी हुकूमत में नहीं है। अब इस तरह के अगर बयान दे रही हैं ऐसे वक्त में, उन्हें सोचना तो चाहिए कि वो क्या कह रही हैं। वो डेफिनेटली उन्हें सोचना चाहिए एंड इसका इम्पैक्ट होगा, राइट? पर मेरे विचार से मैं कुछ और अगर पॉइंट में जो चाइना को लेकर मैं बात करना चाह रहा हूं वो कर दूं, दैट मे बी मोर यूजफुल, क्योंकि ये बातें तो हमारे लीडर्स हम कर रहे हैं। चाइना को लेके आप पूछ रही थी कि चाइना क्या हो रहा है। देखिए, चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है करीब $60 बिलियन सालाना, करीब हो जाता है 5 लाख करोड़, जो कि हमारा जीडीपी का 2.4% है। अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट पाकिस्तान के साथ है, सॉरी चाइना के साथ है 1.9%, और अमेरिका कहता है हमारी नेशनल इमरजेंसी है तभी ट्रेड वॉर हो रही है। हमारा डेफिसिट चाइना से उससे भी ज्यादा है। तो हमें एक स्टेप लेना चाहिए, हमें चाइना से बात, ये चाइना का इकोनॉमिक बेनिफिट है, काफी और चीजें हमें करनी चाहिए, पर चाइना को हमें कन्वे करना चाहिए। देखिए, आप हमसे इतना कमा रहे हैं, आप मसूद अजहर को लेकर के बैक डाउन कीजिए, और हमें चाइना को इकोनॉमिकली इन्फ्लुएंस करना चाहिए। वन सेकंड, इनकी जो बड़ी बड़ी कंपनी हुआवे, ओप्पो, वीवो वगैरह, ये सब चाइनीज गवर्नमेंट होल्डिंग है इनकी पीछे, राइट? हमें इनको थोड़ा स्ट्रेटेजिक सिग्नल्स देने चाहिए ताकि चाइना कुछ हद तक पीछे मसूद अजहर को लेकर के वीटो रोके। दैट्स वन। दूसरा, अगेन बाय चांस, जैसे पेरिस में मीटिंग्स हो रही है, इसी तरह बाय चांस सऊदी प्रिंस कल पाकिस्तान थे, अब आज रात इंडिया आ रहे हैं। उसमें भारत एक स्ट्रेटेजिक गेम खेल सकता है अमेरिका के साथ मिलके। देखिए, इस समय सऊदी का जो क्राउन प्रिंस है वो अंडर प्रेशर है अमेरिका से। वो जो जर्नलिस्ट खाशोगी का जो मर्डर हुआ था टर्की में, उसको लेकर के अमेरिका वर्चुअली उससे रिलेशंस रोकने जा रहा है, चाहे कि ट्रंप और उनके सन इन लॉ जैरेड कुशनर इसके अच्छे लंगोटिया यार अपने को कहते हैं, राइट? तो अमेरिका के पास इस समय लीवरेज है प्रिंस के ऊपर। अमेरिका इससे कहे और हम कहें और आपस में, देखिए सऊदी हमारा भी फ्रेंड है, व्हाई नॉट? कि पाकिस्तान, हाँ, बिल्कुल यहाँ आ ही रहे हैं पाकिस्तान के बाद यहाँ पर। तो हमें उनसे, लेकिन लेट मी जस्ट कंप्लीट, तो हमें इनसे कहना चाहिए कि सऊदी की तो बहुत ज्यादा लीवरेज है पाकिस्तान में से, आप मसूद अजहर को अरेस्ट करके भारत को हैंड ओवर कीजिए। अब एक छोटा सा पॉइंट है, अमेरिका क्यों हमारी मदद करेगा सऊदी को प्रेशर करने में? हमें पता है क्या करना चाहिए? अमेरिका बोलेंगे आप ये करो, हम आपको अगले 100 एयरक्राफ्ट की डील देते हैं, मार्केट रेट्स पर ही होगी, मतलब मार्केट रेट्स पर अगले 100 एयरक्राफ्ट हम लॉकहीड मार्टिन से ही लेंगे, आप हमें ये ट्रेड ऑफ, हमारा ये डील करवाओ। तो आप कह रहे हैं कि इस तरह से डील किया जा सकता है चीजों को। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम ये लगातार देख रहे हैं कि अभी प्रिंस सलमान वहां पर गए थे, लगा ऐसा रहा था कि शायद हमारे रिश्ते जिस तरह से फिलहाल सऊदी अरब से बने हुए हैं एक दबाव बनाया जाएगा। लेकिन जिस तरह की बातें उन्होंने कही कि आप मुझे ये समझें कि मैं सऊदी अरब में पाकिस्तान का एम्बेसडर हूं, राइट। तो आप ये देखें कि दोस्ती किस हद तक
बढ़ी हुई है और ये सबको पता है कि सऊदी अरब का पाकिस्तान में क्या इंटरेस्ट है, वो ईरान के साथ क्या करना चाहता है। ईरान में क्या हुआ है, ईरान में एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही हुआ है जैसा हिंदुस्तान में हुआ है, और ईरान ने भी ये कहा है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। नहीं, डेफिनेटली देखिए, सऊदी और पाकिस्तान बहुत डीप है। केवल यही नहीं कि ईरान को लेकर के सऊदी को फायदा है, पाकिस्तान की आर्मी के यूनिट सऊदी अरेबिया के अंदर रॉयल फैमिली को प्रोटेक्शन देते हैं, तो इनके बहुत घनिष्ठ रिश्ते हैं। बट स्टिल एक डील बनाने का स्कोप हो सकता है, क्योंकि इस समय सऊदी क्राउन प्रिंस अंडर प्रेशर है बहुत ज्यादा अमेरिका से, इस खाशोगी मर्डर को लेके। यूएस सेनेट वर्चुअली सऊदी के साथ सारे रिश्ते तोड़ने जा रही है, राइट। तो इस समय वो एक फेवर अमेरिका को कर सकता है, जिसके चलते अमेरिका उसे थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, और हम अमेरिका को फेवर करते हैं कि भाई हम आपसे 100 एयरक्राफ्ट खरीदते हैं। तो एक ट्रांजैक्शनल डील इस समय बन सकती है, केवल मानो मसूद अजहर को लेकर के, दैट्स ऑल। बाकी जब इमरान खान सामने आके ये कहते हैं कि आप हमें दरअसल आप हमें सबूत दीजिए, और अगर ऐसा कुछ है तो हम एक्शन लेंगे, तमाम बातें करेंगे। मसूद अजहर आपकी सरजमीन में है, क्या ये बताने की जरूरत है कि वो दहशतगर्द है? क्या ये बताने की जरूरत है कि वो जैश ए मोहम्मद का सरगना है? क्या ये बताने की जरूरत है कि उसने क्या क्या किया है? आपके यहाँ इसी तरह से दहशतगर्द हाफिज सईद से लेकर मसूद अजहर से लेकर और न जाने कितने खुले घूमते हैं। आप पहले उन पर तो कार्रवाई कर लीजिए, बाद में आप किसी से सबूत मांगिए। नहीं, ये सारी चीजें तो बुशरा जी जैसे आप जानते हैं, आप मुझे लगता है आपसे भी भली भांति इमरान साहब भी जानते हैं। लेकिन सवाल मैंने वो जो शुरुआत में अपने वक्तव्य में पहले कहा कि मुसीबत ये है कि उनको वहां तक पहुंचाने में उन्हीं लोगों का, दहशतगर्द लोगों का हाथ है, तो वो क्या कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि जो मैंने पहले कहा कि युद्ध का मतलब मैंने ये नहीं कहा था कि युद्ध की मतलब युद्ध होना चाहिए। युद्ध होता है, अच्छा और बुरा नहीं होता। युद्ध का मतलब यह है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की मैंने बात करी थी कि राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और राजनीतिक इच्छा शक्ति में उसके पॉलिटिकल लीडर्स आपस में डिसाइड करते हैं कि क्या भाई युद्ध होगा, कैसे होगा, और जब वो ऐसी सिचुएशन आएगी तो युद्ध होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि भैया हमारे यहाँ 50 लोग अटैक शहीद हो गए तब उसके बाद ऐसा मतलब उकसाया जाए तब हम अटैक करें। हमें अभी जैसे रविंद्र साहब ने कहा कि पेरिस में मीटिंग्स चल रही हैं, ये जो इकोनॉमिकल उसको मतलब कमजोर किया जा रहा है या ब्लॉक किया जा रहा है पाकिस्तान को, आएगा जाएगा ही नहीं, तो फिर कहां से ये दहशतगर्द जो है वो पनपेंगे, क्योंकि सारा खेल ही पैसे का है। जी, तो ये चीज जो आज इंडिया कर रही है पुलवामा के बाद से, अगर मैं मानूं सीधे तौर पे, तो ये पहले करना चाहिए। ये आज नहीं करना चाहिए। सवाल यही है, सब ये सवाल यही पूछ रहे हैं कि आखिर अब क्यों, हम इंतजार क्यों करते हैं कि जब कुछ हो उसके बाद ही हम कुछ करें, उसके बाद ही हम तमाम तरह के एक्शन लें। और उसके बाद सवाल ये भी उठता है, लोग सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि कुछ करने से पहले पाकिस्तान ये सोचता क्यों नहीं है कि अगर ऐसा किया तो हिंदुस्तान की तरफ से हमें किस तरह का जवाब मिलेगा, ये डर क्यों नहीं है? देखिए, डर को किस तरह से कायम किया जा सकता है, सीधा सीधा युद्ध करके, या फिर हम उनको जब वो हमारे ऊपर, हमें सावधान रहना चाहिए। पहली बात तो ये सुरक्षा की बहुत बड़ी चूक थी जिसकी जांच अभी होनी है शायद, या शुरू हो गई होगी। तो इस चीज को एक्सेप्ट करते हुए मैं ये कहना चाहूंगी कि आर्मी को जो अब स्वतंत्रता मिली है, जो छूट मिली है, उसका फायदा हमने क्यों नहीं उठाया? पहले क्यों नहीं दी गई, क्यों हाथ बंधे हुए थे? जब आप वजीर आजम अब कहते हैं कि आर्मी को पूरी छूट है, वो जो चाहे करे, जिस तरह से करे, उससे पहले भी कहा, उससे पहले क्यों नहीं छूट? इससे पहले भी कहा है, और मैं ये कहना चाहूंगी कि कम से कम इस सरकार में तो शुरू से इससे पहले तो आप चले गए थे, उनको बिना बुलाए चले गए थे प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे। देखिए, किसी के देश में ये जो बार बार सवाल उठता है, इसके बारे में आप सोचिए ना कि उनके देश में जाकर उतर जाते हैं, उनके देश में जाकर उतर जाते हैं, उनसे बात करके आते हैं, तो क्या ये किसी तरह का प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश नहीं थी? आप आवाम का गुस्सा भी तो समझिए ना, उनका गम भी तो समझिए ना, आप उनका गम और गुस्सा भी तो समझिए ना। वो उन फौजियों के साथ खड़े हैं, और ये कोई 45 सिर्फ जाने नहीं है, बल्कि आप 45 परिवार आप देखें, उनसे जुड़े हुए और जो परिवार है वो आप देखें, और जो परिवार है फौजियों के, वो हमारे भी परिवार है। देश का हर घर इस वक्त ये दर्द महसूस कर रहा है जैसे उनके घर से ही कोई इंसान चला गया हो। तो उसी सेना के जज्बे के साथ बिल्कुल। और आज आप देखें कि किस तरह से वो कान में अपने शौहर के कान में कहती हैं आई लव यू।
आप देखें उनका वो आई लव यू था, लेकिन यकीन जानिए न जाने कितने लोगों की आंखें भर आई होंगी। आप जज्बा देखिए। और अब ये सवाल जरूर उठ रहा है लोगों का कि आखिर कब तक इसी तरह से जाने जाती लेकिन जब तक पॉलिटिकल विल काम नहीं करेगी तब तक हम कैसे कह सकते हैं। अभी महबूबा मुफ्ती की हम बात कर रहे थे, उन्होंने पठानकोट का जिक्र शायद इसलिए कर दिया अपने ट्वीट में ताकि लोग उनको ये ना कहें कि आप सीधे सीधे उनकी महबूबा मुफ्ती की पॉलिटिकल विल चाहिए ही नहीं। महबूबा मुफ्ती की पॉलिटिकल विल अब चाहिए ही नहीं। पॉलिटिकल विल अब चाहिए जो नेता बने हुए हैं उनको जब तक रास्ता नहीं दिखाया जाएगा तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। क्यों सिर्फ कश्मीर को ही टारगेट किया जाता है? क्योंकि वहां के लोग सीधे तौर पर वहां पर मिले हुए हैं और जब तक ये पॉलिटिकल और आतंकवाद का जो रिलेशन है इसको नहीं तोड़ा जाएगा, समस्या का स्थायी समाधान हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। 2017 में अमरनाथ की यात्रा पे जो हमला हुआ था, शहद सलाउद्दीन ने पाकिस्तान के एक टीवी इंटरव्यू में ये कहा था कि अभी देखिए हिंदुस्तान में क्या होएगा। अमरनाथ यात्रा पे हमला हुआ, लेकिन जब पीडीपी के साथ बीजेपी ने अपना गठबंधन तोड़ा तो उन्होंने कहा कि और भी सलाउद्दीन पैदा होंगे इस देश में अगर ये राजनीति यही तो अजीब सी बात है ना कि आप भी देखिए राजनीति ही कर रही हैं। आप भी क्या करें, जब तक आपकी उनके साथ हुकूमत हो कोई बात नहीं, उनकी तमाम चीजें ठीक है, सड़कों पर है। जब आप उनसे हुकूमत टूट जाए तो वो उनके अंदर तमाम तरह की खामियां निकल आती हैं और आप तमाम तरीके से दूध के धुले हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। इस बात पे ध्यान दीजिए, उन्होंने नहीं तोड़ा है, बीजेपी ने तोड़ा है। इतना लंबा वक्त क्यों लग गया? 3.5 साल लग गया आपको ये सोचने में? क्योंकि ऐसा तो था नहीं महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर 3.5 सालों में कुछ नहीं कहा। जो संभव हो सकता था वो पार्टी ने अपनी तरफ से करने की कोशिश करी, लेकिन जब 3.5 सालों में हजारों पैडलर जो थे, स्टोन पैडलर, वो बराबर रिक्रूट हो गए अच्छी जगह मजबूती से, जिनको आपने छोड़ दिया था। वो भले ही सीएम थे। अब आप बोल सकते हैं सीएम हमारा नहीं था, सीएम मुफ्ती क्या नाम है, महबूबा मुफ्ती जी थी। एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया गया था, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया था, एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया गया था, सब कुछ तय किया गया था कि किस तरह से काम करना है। और जिस दफा 370 को लेकर बीजेपी आई थी उसका कोई जिक्र नहीं है। वो तमाम चीजें लोग देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं। जिन तमाम चीजों को लेकर आप आए थे, क्या वाकई में आप उस पर खरे उतर रहे हैं? ये भी जवाब देने की बात है, क्योंकि ये तमाम बातें हर बार हर तरीके से इसी तरह से कही जाती हैं कि हम जवाब देंगे, बदला लेंगे, जवाबी कार्रवाई होगी। हम निंदा करते हैं, गम है, गुस्सा है, और फिर कुछ हो जाता है और फिर से हम यही बातें करते हैं। इस बार ये अहद करिए कम से कम कि आइंदा से हम इस तरह की कोई भी बातें ना दोहराएं। ऐसा होगा बदला हमारी तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम में बस इतना ही।